नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना मध्यकालीन भारत इतिहास हमने शुरू किया, जिसमें मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड किया उसमें मैंने आपको अरब आक्रमणकारी के बारे में बता दिया कि पहला जो अरब आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे किया, कितने उसने आक्रमण किए। फिर अपना आता है तुर्क आक्रमण, जिसमें महमूद गजनवी ने किया। ठीक है जी। तो तुर्क आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया जी, महमूद गजनवी ने किया। किसने? महमूद गजनवी ने किया। और दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया। ठीक है जी। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जो भारत पर तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है जी। मुस्लिम साम्राज्य का क्या है? संस्थापक माना जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, मोहम्मद गौरी, इसके बारे में पहले अपन जानकारी इकट्ठी करते हैं भी कौन था, कहाँ से था, इसका बैकग्राउंड क्या था, जानते हैं। कहते 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का क्या होता है? उदय होता है। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। उनके साम्राज्य का आधार कहाँ पे था? उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। वह इतिहास में मौजूदीन मोहम्मद बिन साम के नाम से क्या था? जाना जाता है। गौर कहाँ पे? ये गौर इलाका कहाँ पे? सुनो ध्यान से। गौर इलाका जो महमूद गजनवी का गजनी था ना, वो और हेरात इसके बीच में पड़ता था। ठीक है जी। इसका एक भाई था, कौन? ग्यासुद्दीन, इसका भाई था। ये इसका शासन था, इसका बड़ा भाई था, उसका शासन था इस इलाके पे गौर वंश के। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में अपने बड़े भाई की क्या, ग्यासुद्दीन की मदद करता है किस चीज को जीतने में? गजनी को जीतने में। और बड़ा भाई खुश होकर क्या करता है? भाई, छोटे भाई, अब तू क्या है, गजनी का शासक तू बनेगा। प्यार में उसको बोलता है और बना भी देता है। इस कारण ग्यासुद्दीन ने उसको गजनी का क्या है, शासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी बेशक एक स्वतंत्र शासक बन गया। गजनी पे तो चलो उसका मतलब ये बना दिया गया, गौर पे तो उसका भाई था ही, इसने अपने छोटे भाई को गजनी का शासक बना दिया और गजनी का ये स्वतंत्र शासक बन गया था। लेकिन फिर भी ये अपने भाई को क्या रखता है? मुख्य रखता है, उसका क्या आदर सम्मान करता है और उसको उसके अंडर ही ये काम करता है। ना तो इसने खुतबा पढ़ाया, अपना खुतबा होता ही है जो खलीफा से जो खुतबा वगैरह का जो लेते ना प्रमाण कि हाँ मैं शासक बन गया, ये वाला प्रमाण, और न ही इसने अपने कोई सिक्के चलाए थे। उसने 1206 ईस्वी तक क्या किया था? गजनी पे शासन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मोहम्मद गौरी का जो शासन है गजनी पे कब से कब तक रहा? 1173 से 1206 में। और इस दौरान ये भारत पे बड़े आक्रमण करता है। सुनो ध्यान से आगे कैसे। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। गजनवी आया, लूटपाट के ले गया, उसने अपने यहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लूटता रहा, धन दौलत उसका मुख्य था। ठीक है जी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो गौरी वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो क्या है? संसावलनली गौर वंश, जिसका पूरा मतलब कि दूसरा नाम है। इसने क्या कर दिया? मुस्लिम जो साम्राज्य का संस्थापक भी इसे ही माना जाता है। इसके 4 गुलाम थे, 4 गुलाम, ये याद रखने, 4 गुलाम। ये 4 गुलाम है ना, इसके क्या थे? चारों दिशाओं के मान लो मेन पिलर थे इसकी बिल्डिंग का, याद करने का तरीका है। और चारों गुलाम का लोकेशन मतलब बाद में इसकी मौत के बाद ये कौन कौन से राज्य पे क्या करते, अपना कब्जा करते, ये याद रखना, क्योंकि पूरी दिल्ली सल्तनत में आपको ये तंग करेंगे आगे। ताजुद्दीन यलदौज इसका क्या था? सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या? सेनापति था। नसरुद्दीन कुबाचा ये भी इसका क्या था? सेनापति था। बख्तियारुद्दीन खिलजी ये भी क्या था? इसका सेनापति था। जब इसकी मोहम्मद गौरी की 1206 में मौत हो जाएगी, खोखरो इसको मार देते हैं, तो ताजुद्दीन यलदौज गजनी का शासक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लाहौर का शासक बन जाता है। 1192 में खुद ही इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देता है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
क्योंकि इसका दामाद भी था ये, ठीक है जी, मोहम्मद गौरी का। नसरुद्दीन कुबाचा को उच्च और मुल्तान दे देता है, और बख्तियारुद्दीन खिलजी, जिसे हम बख्तियार खिलजी बोलते हैं, इसको बंगाल की साइड में, पूर्वी साइड में क्या करते हैं, ये शासक बन जाता है। किसकी मौत के बाद? मोहम्मद गौरी की 1206 में मौत के बाद। इसके प्रमुख आक्रमण देख लो बेटा। कहते हैं मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक क्या किया? भारत पे आक्रमण किए थे। इन आक्रमणों में उसके 4 सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कोबाचा ने बहुत ही सराहनीय काम किए थे, बहुत प्रशंसनीय काम किए थे। मोहम्मद गौरी के मुख्य आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन। सबसे पहले उसने मुल्तान तथा उच्च की विजय। मोहम्मद गौरी ने 1175 में, याद कर लो, 1175 में, 1173 में तो गजनी का शासक बना, 1175 में सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पे किया। मुल्तान में करमाथी कबीले का शासन था। मोहम्मद गौरी इस कबीले से क्या था? कट्टर विरोधी था। अंततः वह राज्य का अंत करना चाहता था। उसने बड़ी आसानी से मुल्तान पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके उपरांत गौरी ने आगे बढ़कर 1176 में उच्च को जीत लिया। 75 में मुल्तान को, ठीक है जी, 76 में उसने उच्च को, उच्च एक जगह का नाम है, ठीक है जी, इसको जीत लिया था। आपको एक बात याद कराऊं, आपने ऐसे याद रखना है कि जो वो था ना अपना महमूद गजनवी, उसने पहला आक्रमण किस पे किया था? पंजाब पे किया था। वहां पे हिंदू शाही वंश का जो राज था, कौन? जयपाल का, ठीक है जी। और इसने किया किस पे? मुल्तान पे किया था पहला अपना आक्रमण, और पहला कब्जा इसने किया था। आगे देखते हैं गुजरात पे आक्रमण। गुजरात पे आक्रमण 1178 में, कब? 1178 में किया था। उस समय शासक कौन था? भीमदेव सेकंड था। कौन था भाई? भीमदेव सेकंड था। यह प्रदेश भौगोलिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मोहम्मद गौरी गुजरात को अपना अधिकार में लेना चाहता था। 1178 में गुजरात पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है जी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। कायदर के स्थान में एक भयंकर लड़ाई में भीमदेव ने गौरी को क्या करी? कड़ी पराजय दी, और मोहम्मद गौरी रण क्षेत्र से भाग गया। यहाँ पे भाई उसकी हार होती है। 1178 में गुजरात में इसकी क्या होती है? हार होती है। आगे बढ़े, आगे पंजाब की विजय। पंजाब पे देखते हैं कैसे। अब गुजरात में तो ये हार गया। अब इसने सोचा कि मैं कोई ऐसी लोकेशन पे अपना कब्जा करूं जिससे क्या मेरे को एंट्री मिल जाए पंजाब के थ्रू भारत के बाकी हिस्सों पर आक्रमण करने का। तो इसने अपना मुंह किया पंजाब की तरफ। 1186 में मोहम्मद गौरी गुजरात में हुई अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता था, अतः उसने अपना ध्यान पंजाब की ओर किया। पंजाब पे उस समय किसका शासन था? मलिक खुसरो का था। भारत में विजय प्राप्त करने के लिए गौरी पंजाब पर विजय करना आवश्यक था। उसने 1179 में पेशावर, 1182 में सियालकोट पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु वह खुसरो मलिक को अपने अधीन न कर सका, ठीक है जी। 1179 में किस पे? पेशावर, पेशावर पे। 1182 में किस पे? सियालकोट, सियालकोट पे, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, इसने कब्जा कर लिया। फिर इसने क्या किया? 1186 में कश्मीर के शासक चक्रदेव की सहायता से, अब इनके पास क्या करते हैं? युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हैं। तो इसने क्या किया? पहले तो खुद मतलब कि कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसको अपने अधिकार में नहीं ला सका, ठीक है जी। तो उसने क्या? कश्मीर के शासक चक्रदेव का सहारा लिया और क्या करी? उनको सहयोग लेते हुए दोबारा आक्रमण कर दिया। और फिर भी नहीं हारा ये कौन? मलिक खुसरो फिर भी नहीं हारता, लेकिन लास्ट में मोहम्मद गौरी ने इसको धोखे से बंदी बना लिया। इस प्रकार गौरी ने 1186 में पंजाब पर क्या? पंजाब की राजधानी लाहौर पे कब्जा कर लिया। तो तीन आपको याद होंगे, 1179, 1182 और 1186 में लाहौर, लाहौर पे क्या कर लिया? इसने कब्जा कर लिया। इस तरह से आपने इस चीज को याद में रखना है। 1175 में मुल्तान, 1176 में उच्च, ठीक है जी। 1178 में गुजरात में किया था, लेकिन हो नहीं सका था,
ठीक है जी। और 1179 पे पेशावर 1182 में था सियालकोट और 1186 में लाहौर पे इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तराइन की लड़ाई बहुत फेमस है और इसके बारे में क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, मास्टर कैडर के एग्जाम में 41-61 में, कि जो तराइन का युद्ध है वो कौन सी जगह पे लड़ा गया था। तरावड़ी उसका ऑप्शन था। ठीक है जी। 1191 मोचो कहते मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय असली नाम है उसका, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद को लेकर। तबर हिंद किसका पुराना नाम है, बठिंडा का। ठीक है जी। तरावड़ी में इनके बीच में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। बठिंडा पे, तबर हिंद पे मोहम्मद गौरी अपना अधिकार करना चाहता है और यहाँ का राजपूत शासक जो उसमें कौन था, पृथ्वीराज तृतीय था। अजमेर और दिल्ली उसके अंडर था। अब वो कैसे बर्दाश्त करे, वो कहता नहीं करना। इन दोनों में क्या होगा, संघर्ष चालू हो जाता है। ठीक है जी। और तरावड़ी के युद्ध में दोनों में भयंकर युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी क्या है, बुरी तरह से हार जाता है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना बुरी तरह से हार गई। भाई तराइन के कितने युद्ध हुए हैं, 2 नहीं 3 हुए हैं। एक तो यहाँ आपको 1191 और 92 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच मिल जाएगा। एक इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में भी होता है। ठीक है जी, 1215 में, वो मैं आगे करवाऊंगी। तो आपको तराइन के ये याद रखने युद्ध। ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। कहते ये हो गया। फिर पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान उस समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है जी। 1191 ईस्वी में तराइन के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य भयंकर लड़ाई में राजपूतों ने मुसलमानों के क्या कर दिए, दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए मतलब उनको हरा दिया। मोहम्मद गौरी स्वयं क्या गंभीर रूप से घायल हो जाता है और भाग जाता है। गौरी का एक सैनिक उसको उठा के ले जाता है, उसकी मसा ही जान बचती है उस टाइम पे। फिर 1 साल के बाद अपने सारे घाव ठीक करके, जख्म ठीक करके, दोबारा ताकत लेकर ये मुंह उठा के वापिस आता है। कब आया, 1192 में। तो ये युद्ध भी किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1192 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर 1,20,000 सैनिक लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। कौन, मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत जो जितने भी शासक थे ना अगल बगल के छोटे छोटे, उन सबको बोला कि आप एक झंडे के नीचे आ जाओ, ये मुसलमान हमें तंग करेंगे, आप मिलकर लड़ाई करते हैं। तो 150 राजपूत इसके नीचे आ गए थे, इसकी बात मान ली। लेकिन कन्नौज का शासक जो जयचंद था ना, उसने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके साथ क्या कटु संबंध है। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था और इनके संबंध क्या थे, अच्छे नहीं थे, और उसने साथ नहीं दिया था। दोनों सेनाओं में एक बार क्या भयंकर लड़ाई होती है और इस बार क्या है, इस भाग्य ने इस बार गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इस लड़ाई में अधिक संख्या में राजपूत मारे जाते हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, मुसलमानों ने बड़ी आसानी से दिल्ली पर, अजमेर, सिरसुती, समाना, हांसी, अजमेर पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती नदी के किनारे क्या बंदी बना लिया जाता है और 1 साल के लगभग इसको अजमेर का देते हैं कि तो अधिकार पे रह, इसका कर ले। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी को कहीं ना कहीं अंदर ये बात सता रही होती कि है तो राजपूत, कहीं किसी भी टाइम इसने जब शक्ति हासिल कर ली ना, ये बुरी हालत करेगा, बहुत मारेगा। अब इसने क्या कर दिया, उसके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसको मरवा देता है। ठीक है जी। और ये सारी जो कहानी है हमें कहाँ से, मिहांज उस सिराज ने इसका वर्णन किया है। ठीक है जी। और वैसे भी इसका जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है जो चंद्रबरदई ने लिखी है, चंद्रबरदई कौन था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसने सारी कहानी ये लिखी है। कहते हैं मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं मुस्लिम साम्राज्य का। तुर्क साम्राज्य को भी इसको ही बोलते हैं। कहते हैं तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया तथा भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया कि तू संभाल ले इसको, मैं अभी रेस्ट करने जाता हूँ। ठीक है जी। 1192 में जब ये जा रहा था ना लड़ाई कर युद्ध जीतने के बाद, तो इसने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसको बना के गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के ये जाता है। आगे बढ़े।
आगे 1194 में फिर ये 1 साल रेस्ट करने के बाद वापस आ गया। इस बार इसका ध्यान किसकी तरफ था? कन्नौज की तरफ, चंदावर की तरफ, बनारस की तरफ। तीनों एक ही जगह के नाम आपको याद रखने हैं। कन्नौज का जो शासक था ना जयचंद राठौर, ठीक है जी, जयचंद राठौर था। कि कौन है ये? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, संयोगिता का पिता, जिसने क्या है 1192 में साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, कहते हैं 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। छंदवाड़ा का युद्ध कह लो या चंदावर का युद्ध, एक ही बात है। किस स्थान पे लड़ाई में जयचंद के सैनिक मोहम्मद गौरी का डटकर सामना करे थे, लेकिन एक यहाँ पे क्या हुआ, मुसलमानों की पराजय होने ही वाली थी कि अचानक एक तीर क्या है जयचंद की आंख में लगा और वह हाथी से गिर जाता है। इस कारण राजपूतों में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने राजपूतों का पीछा करके उनकी बहुत संख्या में हत्याएं कर दी। इस विजय के पश्चात गौरी ने बनारस पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है जी, और उसने वहां पे बहुत सारे मंदिर वगैरह लूटे थे। अरे एक सुनो ध्यान से, मोहम्मद गौरी एक वो मुस्लिम आक्रमणकारी है, तुर्क आक्रमणकारी है। उसने क्या किया था, अपने सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी माता का अंकन करवाया। एक मुस्लिम होके लक्ष्मी माता का अंकन करवाना क्यों करवाया? क्योंकि जब वो मंदिर लूटने जाता, कोई घर को लूटता ना, तो वहां देखना कि हर और एक लक्ष्मी माता की फोटो लगी है जिसे धन की बरसात हो रही है। कहता अच्छा यहाँ पे जो इतना धन है ना वो इसी माता के कारण है, तो वो भी उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके जो 4 गुलाम थे, अब इनको याद कर लो। ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, नसरुद्दीन कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय, अब मान लो कि अब रिप्रेजेंटेटिव 1192 में इसको बना दिया, तो ये भी अपने मालिक की तरह, अपने शासक की तरह क्या करेगा, विद्रोह या आक्रमण करना या विजय की नीति अपनाए रखेगा। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक विख्यात सेनापति था। गौरी ने उसे 1192 ईस्वी में भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया था। उसने शीघ्र ही मेरठ, कोयल, अलीगढ़ जिसको बोलते हैं, बर्न के क्षेत्र को जीत लिया। किसने? ऐबक ने। उसने 1193 ईस्वी में दिल्ली तथा 1195 में अजमेर पे अधिकार कर लिया। अब एक बात बताओ मुझे, दिल्ली और अजमेर पे किसका शासन था भाई? पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था। मोहम्मद गौरी ने बेशक उसको मार दिया, लेकिन उसके जो सामंत लोग थे उसके पृथ्वीराज चौहान के, उनकी शक्ति का खतरा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि ये कहीं ना कहीं शक्ति हासिल करके राजपूत है ना हमें मारेंगे बहुत ज्यादा। तो इसने क्या किया, पहले तो कहते मैं इनको निपटा देता हूं। इसने दिल्ली पर कब? 1193 में, और अजमेर पर 1195 पे अपना अधिकार कर लिया। 1197 में गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित किया, और अपने जो गौरी को जिसने पराजित किया था ना, जब गौरी ने 1178 में गुजरात पे आक्रमण किया था तो गौरी हार गया था। किससे? भीमदेव सेकंड से। अब इसने सोचा कि मैं अपने मालिक का बदला लूंगा, और इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है जी, और वहां पे इसको क्या कर दिया, भीमदेव को हरा दिया। आगे है 1202 और 1203 ईस्वी में उसने राजपूतों के प्रसिद्ध दुर्ग कालिंजर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा कालिंजर पर मतलब कब इसने अधिकार किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो आप क्या बताओगे, 1202 और 3 का जो टाइम पीरियड था उसमें ये कब्जा कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी की विजय। अब बख्तियार खिलजी कौन है? ये भी क्या है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सेनापति था। इसका मुख इसको कहा, ये इसका ध्यान कहां पे था, बंगाल की तरफ। बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का एक प्रसिद्ध क्या था, सेनापति था। उसने 1197 ईस्वी में बिहार की राजधानी ओदंतपुरी पर अधिकार कर लिया। उस समय बिहार में कौन शासक था? राजा इंद्रवर्मन था, जो कौन से वंश का था, पाल वंश का था, और वो बौद्ध धर्म को मानता था। उसने अहिंसा का पालन किया, उसने युद्ध किया ही नहीं, और आराम से ये क्या दुष्ट क्या है, अधिकार कर पाया। फिर ये आगे बढ़ा, बिहार से आगे क्या, बंगाल की तरफ बढ़ा। बंगाल में जब गया 1204 और 5 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण किया। वहां पे किसका शासन था? लक्ष्मण सेन का, सैन वंश का लक्ष्मण सेन था। यहाँ भी बख्तियार खिलजी ने भारी लूट की, और इसने तो वैसे लक्ष्मण सेन ने वैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है जी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक भारत के लगभग सारे विशाल साम्राज्य को, उत्तरी साम्राज्य सारा अंडर आ गया इसका,
कहाँ से लेके मुल्तान से, पेशावर से, सियालकोट, लाहौर, पंजाब अपना आ गया, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, ये सारा जीतता हुआ चल रहा था। गुजरात इसने जीत लिया, बंगाल पे इसके सेनापति ने कर लिया। तो इस तरह से 1206 में इसकी मौत से पहले पहले उत्तरी भारत का सारा इलाका इसने अपने अंडर कर लिया था। कहते हैं मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार क्या किया, आक्रमण किया था। ठीक है जी, अंतिम आक्रमण पूछे तो क्या बताओगे, 1206 ईस्वी, 1206 में ही इसकी मौत भी होती है। और इसमें अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो बख्तियार ये खिलजी था ना, ये बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की इसने बहुत हत्याएं की थी, बहुत ज्यादा इसने हत्याएं की थी। कहते उसने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या करके उनके विद्रोह का दमन कर दिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब, 1206 ईस्वी के बाद उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी के दूसरा गुलाम जो था यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, अब ये कहाँ बैठा, ये मेन जड़ पे बैठा, मतलब मेन जड़ गौरी की कहाँ पे थी, गजनी था, गजनी का शासक था। तो वहां पर किसको अधिकार मिल गया, यलदौज को। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित कर लिया और नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने क्या कर दिया, जला दिया 1193 में। आप ये बताइए कमेंट करके, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी, जलाई तो मैंने बता ही दिया, ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया इसको। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और विक्रमशिला जो बिहार है विश्वविद्यालय, इसको भी इसने नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर गृह प्रांत की ओर क्या है, ये गौरी, मोहम्मद गौरी जा रहा था। ठीक है जी, नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत को जा रहा था। रास्ते में क्या है, खोखरों ने, खोखर जाति एक भयंकर जाति थी, मतलब बहुत, मतलब कि क्रूर जाति भी कहा जाता है, और अपने अधिकारों के लिए बड़े वो जबरदस्त थे। क्या कि उन्होंने दैमक नामक जगह पर 15 मार्च, कब, 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। और 4 सेनापति को 4 जगह मिल गई। ताजुद्दीन यलदौज को कौन सी, गजनी। बख्तियार खिलजी को बंगाल वाला एरिया, बिहार बंगाल वाला एरिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली अजमेर वाला, ठीक है जी। और नसरुद्दीन कुबाजा को मुल्तान और उच्च की जगह मिल गई। ठीक है जी। अब ये 4 गुलाम आपने याद करने हैं, इनकी लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि आगे आपको दिल्ली सल्तनत जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो यहाँ पे ये आपको परेशान करेंगे। फिर मत सोचना कि ये कहाँ से आ गए, ये कौन थे, इनका एरिया सभी अभी अब समझ लो इस चीज़ को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।